हेलो फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर प्रकाश एमडी फिजिशियन ब्यावर से। आज हम डायबिटीज़, प्री डायबिटीज़ या मेटाबॉलिक सिंड्रोम और उनके द्वारा हृदय रोग जो हो जाते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको मालूम है, डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स को हृदय रोग की बीमारी बहुत जल्दी हो जाती है। तो ये हम देखें कि इसकी कितनी गंभीरता है कि हमारे जो 2/3 एडल्ट पॉपुलेशन है उन्हें डायबिटीज़ या प्री डायबिटीज़ की बीमारी है। नंबर 2, 70% डायबिटीज़ की मृत्यु हार्ट अटैक से होती है। नंबर 3, हार्ट अटैक और लकवे की बीमारी डायबिटीज़ के मरीज़ को 2 से 3 गुना ज़्यादा होती है। और हार्ट अटैक, लकवे की बीमारी, एम्पुटेशन, पैरों का कटना, ब्लाइंडनेस, जिनके आँखों की रोशनी चला जाना और किडनी की बीमारी, जो किडनी फेल हो जाना, इनका प्रमुख कारण इंडिया के अंदर डायबिटीज़ है, जिसको हम कहते हैं कि लीडिंग कॉज ऑफ डिजीज़। तो इन सभी का लीडिंग कॉज डायबिटीज़ है। और यही नहीं, डायबिटीज़ यंग पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा हो रही है। यंग पॉपुलेशन को डायबिटीज़ की बीमारी जल्दी लग जाती है और इस वजह से डायबिटीज़ के पेशेंट जल्दी से हार्ट अटैक के रोगी बन जाते हैं। इवन यंग लेडीज़ के अंदर भी ये बीमारी बहुत कॉमन हो गई है। और यंग लेडीज़ में जैसे एस्ट्रोजन जब तक चालू है, जैसे उनको माहवारी टाइम पे आ रही है, जब तक उनको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम मोस्टली नहीं होती है नॉन डायबिटिक के कंपैरिजन में। लेकिन जिन लेडीज़ को डायबिटीज़ है उनको यंग एज के अंदर हार्ट अटैक की प्रॉब्लम या लकवे की प्रॉब्लम, और या उनको बड़ी आर्टरीज़ का ब्लॉक होके उनके पैरों की नसों के अंदर ब्लड सप्लाई का बंद हो जाना, गैंग्रीन हो जाना, एम्पुटेशन हो जाना, ये बहुत कॉमन हो गया है। दूसरी चीज़, जैसे डायबिटीज़ के मरीजों को टिपिकल सिम्टम्स जो हार्ट अटैक के होते हैं, वो टिपिकल सिम्टम्स पैदा नहीं होते नहीं। उनको एटिपिकल सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि पसीना आ रहा है या शॉक में चली गई, उनकी पल्स गड़बड़ हो गई, बेहोशी सी आ गई, या उनको एपिगैस्ट्रिक, जैसे पेट के ऊपरी हिस्से के अंदर दर्द हो गया, या चेस्ट के अंदर थोड़ा बहुत हैवीनेस हो गया। तो वो पेशेंट जो है पूरे टाइम पे सही टाइम पे डायग्नोसिस नहीं हो पाती और डॉक्टर्स भी उन बीमारियों को जो है मिस कर जाते हैं। इस वजह से हार्ट अटैक के पेशेंट टाइम पे डायग्नोस नहीं होते हैं और लेट आते हैं या उनकी मृत्यु तक हो जाती है। तो इसकी वजह से टिपिकल सिम्टम्स न होने की वजह से भी डायबिटीज़ और हार्ट की प्रॉब्लम जो है सही टाइम पे डायग्नोस नहीं हो पाती हैं। और ऐसे पेशेंट को अगर हम एंजियोग्राफी करके देखें तो एंजियोग्राफी के अंदर भी जो नॉन डायबिटिक वालों को हार्ट की प्रॉब्लम होती है, उससे ये प्रॉब्लम अलग तरह की होती है, क्योंकि उनकी जो वेसल्स हैं उनमें 2 या 3 वेसल्स, मोस्टली तीनों वेसल्स, 3 वेसल्स होती हैं, तीनों वेसल्स जो हैं उनके अंदर इन्वॉल्व हो जाती हैं। और वो भी वेसल्स जगह जगह से ख़राब हो जाती है, उनके अंदर फैट, कोलेस्ट्रॉल और प्लेक्स जमा हो जाते हैं। इस वजह से कई बार एंजियोप्लास्टी से उन पेशेंट का इलाज नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत दूरी पे होती है, वहाँ तक एंजियोप्लास्टी पॉसिबल नहीं होती और बहुत जगहों पे होती है और मोस्टली तीनों आर्टरीज में होती है। इस वजह से अपन उनका इलाज एंजियोप्लास्टी या बैलून प्लास्टी से नहीं कर पाते हैं और ऐसे पेशेंट को बाईपास की ज़रूरत पड़ती है। इन पेशेंट्स के अंदर हार्ट फेलियर की चांसेस भी बहुत ज़्यादा होती हैं और हार्ट फेलियर की वजह से ये पेशेंट बार बार एडमिट होते रहते हैं, उनका हॉस्पिटल एडमिशन्स बहुत फ्रीक्वेंट हो जाता है। और अगर हम देखें कि हार्ट अटैक होने के बाद में एक नॉन डायबिटिक पर्सन की कंपैरिजन में डायबिटिक पर्सन को 2 से 3 गुना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। जस्ट लाइक हार्ट का बीपी कम हो जाना, इसको बोलते हैं हम कार्डियोजेनिक शॉक, उनकी पल्स इरेगुलर हो जाती है, उनका हार्ट फेल हो जाता है और उनके कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं। एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि हार्ट अटैक के डायबिटीज़ हो गई और उनको हार्ट की प्रॉब्लम चालू हो गई, तो सिर्फ डायबिटीज़ को कंट्रोल करने से उनका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। इतना अच्छा मतलब जो है उनको रोकथाम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसके साथ में और भी कई सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं, उनको भी साथ में कंट्रोल नहीं करेंगे तो उनका
हार्ट अटैक या हार्ट की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। और डायबिटीज़ होने के पहले ही उन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, जिसको हम कहते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम या प्री डायबिटीज़। वो उसी स्टेज के अंदर से स्टार्ट हो जाते हैं। तो डायबिटीज़ डायग्नोस होती है जब तक उन पेशेंट को हार्ट की प्रॉब्लम ऑलरेडी हो चुकी होती है। तो इसके लिए हम उसको कहते हैं कि जैसे ही डायबिटीज़ हुआ तो वो एक कार्डियक इक्विवेलेंट का कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ इक्विवेलेंट हो गया, मतलब उसको समझ लो हार्ट अटैक हो चुका है। डायबिटीज़ है, डायग्नोस हुआ जब तक उसको हार्ट की प्रॉब्लम ऑलरेडी हो चुकी है। वो माना जाए कि वो पेशेंट हार्ट का पेशेंट भी साथ साथ में है। अब देखें कि डायबिटीज़ क्या है, प्री डायबिटीज़ क्या है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या है और कौन कौन सी हार्ट की बीमारियां हैं डायबिटीज़ और प्री डायबिटीज़ वालों पेशेंट को हो जाती हैं। तो नॉर्मल आदमी का जो ब्लड शुगर है वो फास्टिंग के टाइम में 100 के अंदर होना चाहिए और ग्लूकोज 75 ग्राम हम ग्लूकोज पिलाते हैं, उसके 2 घंटे बाद में उसका नॉर्मल आदमी के अंदर ग्लूकोज 140 के अंदर होना चाहिए। और HbA1c हम करें जो कि 3 महीने का मापदंड है, इससे ये देखना पड़ता है कि हीमोग्लोबिन के अंदर कितना ग्लाइकेशन हो चुका है, हीमोग्लोबिन में कितना ग्लूकोज 3 महीने के अंदर इकट्ठा हो। सब 3 महीने तक उसको रिवर्ट होके देख सकते हैं कि उस पेशेंट का डायबिटीज़ कब से है और 3 महीने के अंदर उसका एवरेज क्या रहा है। तो वो एवरेज 5.6% के अंदर होना चाहिए। तो नॉर्मल आदमी का अगर ब्लड शुगर ये सब चीज़ें इतनी नहीं हुई, उसको अगर ज़्यादा हो गई तो इसका मतलब या तो वो प्री डायबिटीज़ में है और ज़्यादा हो गई तो वो डायबिटीज़ के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। तो डायबिटिक पेशेंट के अंदर फास्टिंग ब्लड शुगर 126 या 126 से ज़्यादा हो जाती है और ग्लूकोज 75 ग्राम ग्लूकोज पीने के बाद में ये 140 102 ये 200 या 200 को क्रॉस कर जाती है, 200 या 200 को क्रॉस कर जाती है। और HbA1c ऐसे पेशेंट के अंदर 6.5% या इससे भी ज़्यादा हो जाता है तो हम डायग्नोस करते हैं कि ये पेशेंट डायबिटीज़ में चला गया है। और इन दोनों के बीच की स्टेज है जिसको हम कहते हैं प्री डायबिटीज़, यानी कि उसका फास्टिंग ब्लड शुगर जो है 100 और 126 के बीच में और उसका ग्लूकोज पिलाने के बाद में 140 और 200 के बीच में। और HbA1c जो 3 महीने का मापदंड है वो 5.6 और 6.5 के बीच में हो जाता है। तो प्री डायबिटीज़ वाले पेशेंट एक पार्ट है इसका, मेटाबॉलिक सिंड्रोम का एक पार्ट है। इस मेटाबॉलिक सिंड्रोम के टाइम में जो है अगर हम किसी को डायग्नोस कर लें तो उसको हम डायबिटीज़ होने से भी बचा सकते हैं और उन पेशेंट्स को हम हार्ट अटैक जैसी और भी आर्टरीज है जैसे ब्रेन को जो सप्लाई कर रही है, अगर वो ब्लॉक हो जाती है तो उसको कहते हैं ब्रेन अटैक, लकवा हो जाता है। और अगर पैरों की नसों में गड़बड़ हो जाती है तो उसको हम कहते हैं कि लेग्स की जो है मसल्स ये नर्व्स गड़बड़, आर्टरीज गड़बड़ हो गई और ब्लड सप्लाई पैरों में बंद हो गया तो गैंग्रीन हो सकता है। और इंडिया में सबसे ज़्यादा जो पैर कटते हैं वो एम्पुटेशन जिसको हम कहते हैं वो डायबिटीज़ वालों के करते हैं। और बाहर जो है देखा गया है कि वो ट्रॉमा की वजह से करते हैं, एक्सीडेंट्स की वजह से करते हैं, लेकिन यहाँ एम्पुटेशन की जो होते हैं वो मोस्टली डायबिटीज़ पेशेंट्स में होते हैं। तो अगर हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम को टाइम पे डायग्नोस करें तो डायबिटीज़ को भी रोका जा सकता है और हार्ट अटैक, लकवा और एम्पुटेशन को भी रोका जा सकता है। तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम को डायग्नोस करने के लिए हमें 5 क्राइटेरिया देखने होते हैं। नंबर 1 उनके पेट का घेरा जिसको हम कहते हैं एब्डोमिनल गर्थ या वेस्ट, वो देखने से मालूम पड़ेगा कि वो आदमी का घेरा नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। इंडिया के अंदर इसकी लिमिट रखी गई है, मेल के अंदर 90 सेंटीमीटर 90 सेंटीमीटर के अंदर पेट का घेरा होना चाहिए मेल के अंदर, और लेडीज़ के अंदर ये घेरा 80 सेंटीमीटर के अंदर होना चाहिए। अगर ये 90 और 80 से ऊपर है तो एक क्राइटेरिया फुलफिल हो गया। सेकंड चीज़ है फास्टिंग ब्लड शुगर, जो मैंने बताया कि नॉर्मल आदमी की 100 के अंदर होनी चाहिए। अगर वो 100 से ऊपर है तो सेकंड क्राइटेरिया भी उसका फुलफिल हो गया। और थर्ड चीज़ है उसका ब्लड प्रेशर। अगर ये ब्लड प्रेशर 130 ऊपर वाला और नीचे 85 से ऊपर है, मतलब 130/85 से ऊपर है,
तो वो तीसरे क्राइटेरिया भी उसके लिए फुलफिल हो गया। चौथा है, हम कहते हैं उसको लिपिड प्रोफाइल कराते हैं, जिसमें ट्राइग्लिसराइड देखा जाता है। ट्राइग्लिसराइड अगर 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ऊपर है तो वो चौथा क्राइटेरिया फुलफिल हो गया। फिफ्थ क्राइटेरिया है उसका एचडीएल कोलेस्ट्रॉल। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल जो गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं उसको, वो अगर मेल के अंदर 40 से नीचे है, गुड है, तो नीचे नहीं चाहिए। 40 से अगर नीचे है तो इसका मतलब वो पांचवा क्राइटेरिया में आ गया। और फीमेल के अंदर ये 50 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से अगर नीचे है गुड कोलेस्ट्रॉल, इसका मतलब ये फिफ्थ क्राइटेरिया में आ गया। तो इन पांच में से कोई तीन क्राइटेरिया किसी आदमी में प्रेजेंट है, आदमी या औरत में, तो वो आदमी को हम कहेंगे मेटाबॉलिक सिंड्रोम। अब ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम ये दर्शाता है कि ये पेशेंट आगे जाके डायबिटीज़ के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, नंबर एक चीज़। और इसके अंदर अभी से ही ऐसे चेंजेस चालू हो गए हैं उसकी आर्टरी के अंदर, उसकी धमनी के अंदर, कोलेस्ट्रॉल जमने लग गया है, उसमें प्लेक्स बनने लग गए हैं, और ये आदमी आगे जाके लकवा, हार्ट अटैक या एम्पुटेशन का शिकार हो सकता है, क्योंकि ये दोनों रास्ते उसके लिए खुल जाए। अगर उसको इसी लेवल पे कंट्रोल कर लिया जाए तो हम उसको डायबिटीज़ होने से भी बचा सकते हैं, और उस आदमी को हम कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन इन बिग आर्टरीज उससे भी बचा सकते हैं। तो हार्ट अटैक से बच सकता है, लकवे से बच सकता है, और एम्पुटेशन से भी बच सकता है। अब ये देखें हम कि क्यों मतलब जो है ये पेशेंट को मेटाबॉलिक सिंड्रोम वाले पेशेंट डायबिटीज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं, या क्यों ये पेशेंट जो है दूसरे रास्ते पे चले जाते हैं जिसके अंदर बिग आर्टरीज के अंदर कोलेस्ट्रॉल जम जाता है और उनको हार्ट अटैक वगैरह का सामना करना पड़ता है। अगर जो हमारी बॉडी के अंदर फैट सेल्स की मात्रा बढ़ जाएगी, मतलब हमारा जो रेशियो है फैट और मसल्स का, वो अगर बिगड़ गया, फैट बढ़ गया और मसल्स कम हो गए, तो ऐसे पेशेंट्स के फैट सेल्स ज़्यादा होने लगेंगे, और उन फैट सेल्स के ज़्यादा होने की वजह से इंसुलिन जो बन तो रहा है, आपको मालूम होगा कि इंसुलिन जो है पैनक्रियास के बीटा सेल्स से बनता है, और ये ग्लूकोज की लेवल को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। अगर जो है इंसुलिन अच्छी तरह से वर्क कर रहा होगा तो जो हम खाते हैं उसमें से ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है, तो वो ग्लूकोज हमारी मसल्स और लीवर और फैट सेल्स के अंदर आराम से जाएगा और वो हमें एनर्जी देगा। अगर ये इन चीज़ों के अंदर नहीं जाएगा तो हमें एनर्जी भी नहीं देगा, और ब्लड के अंदर ये पड़ा रहेगा, और इसी को कहते हैं हम शुगर, डायबिटीज़। क्योंकि अगर ये नॉर्मल से अगर ज़्यादा ब्लड शुगर ब्लड के अंदर पड़ा रहा तो वो ब्लड शुगर, हाई ब्लड शुगर, उसको हम डायबिटीज़ कहते हैं आम भाषा के अंदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंसुलिन अगर बराबर काम कर रहा है तो हमारा ब्लड शुगर लेवल पे रहेगा, और हमारी जितनी भी धमनियाँ हैं ब्लड सप्लाई करने वाली, वो ब्लड सप्लाई को बराबर सप्लाई करती रहेंगी, और हमें इन चीज़ों से रोक हो जाएगा। अब अगर इंसुलिन काम नहीं कर रहा तो ये, इसको हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस, कि फैट सेल्स बढ़ गए तो वो इंसुलिन को काम नहीं करने देता, और इंसुलिन होते हुए भी हमारे ग्लूकोज को सेल्स में नहीं डाल पा रहा है और ब्लड के अंदर पड़ा रखता है। इसे हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस, मतलब इंसुलिन एक्ट नहीं कर रहा है, इंसुलिन का एक्शन ख़त्म हो गया है। इंसुलिन मौजूद है फिर भी एक्शन ख़त्म हो गया। तो इसके हम टाइप 2 डायबिटीज़ जिसको हम कहते हैं, इसमें इंसुलिन की मात्रा ठीक होती है, उसके बावजूद भी वो काम नहीं करती और पेशेंट डायबिटीज़ से सफ़र कर जाता है, और पेशेंट एथेरोस्क्लेरोसिस से सफ़र करता है। एथेरोस्क्लेरोसिस मतलब कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन होना आर्टरीज़ के अंदर। तो एथेरोस्क्लेरोसिस और डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए हमें इंसुलिन को अच्छा एक्शन में लेना होगा, और वो एक्शन में लेने के लिए फैट सेल्स को कम करना पड़ता है। तो फैट सेल्स ज़्यादा होने से इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ती है, और इंसुलिन रेजिस्टेंस बनने से डायबिटीज़ भी हो जाती है। और यही ब्लड के अंदर जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस होने की वजह से हमारे जो ब्लड की अंदर की लेयर होती है, जिसको हम एंडोथेलियम बोलते हैं, हर ऑर्गन को ब्लड सप्लाई चाहिए, और ब्लड सप्लाई हमको धमनियों द्वारा मिलती है, जिनको हम आर्टरीज़ कहते हैं। अब आर्टरीज़ के अंदर जो है एंडोथेलियम होती है, अंदर की लेयर को हम एंडोथेलियम कहते हैं। उस एंडोथेलियम का डैमेज होने लग जाता है अगर इंसुलिन की मात्रा बॉडी में ज़्यादा है,
तो वो इनको नष्ट करने लग जाती है। एंडोथेलियम नष्ट होने पे जो ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल जा रहा है, जो मैक्रोफेजेस जा रहे हैं, वो फॉर्म सेल से मिलके वहाँ पे एक फैट डिपोजिशन कर देता है उन आर्टरीज, डैमेज आर्टरीज के ऊपर फैट डिपोजिशन हो गया और वो आगे जाके एक प्लेक में कन्वर्ट हो जाता है। प्लेक मतलब जो एक तरीके से समझें अपन की फैट का डिपोजिशन आर्टरी में एक जगह हो गया। अब आर्टरी का जो कैलिबर है वो धीरे 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 कम होता जाएगा। जैसे जैसे प्लेक बनता जाएगा, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होता जाएगा, तो आर्टरी का जो है कैलिबर कम हो जाएगा और वो ऑर्गन को सप्लाई कम करेगा और उसका धीमा भी हो जाएगा, उसका स्पीड भी धीमी हो जाएगी और उसका ब्लड सप्लाई का क्वांटिटी भी कम हो जाएगा। अगर ये क्वांटिटी सिर्फ कम ही हो रही है तो जब हम चलते हैं तो उस समय वो सप्लाई हमें बराबर नहीं मिल पाएगी और हार्ट के अंदर दर्द महसूस हो सकता है, तो उसको कहते हैं हार्ट अटैक, एंजाइना। और अगर ये प्लेक्स के ऊपर अगर ये प्लेक थोड़ा क्रैक हो जाए और ब्लड के अंदर जो अपने प्लेटलेट्स वगैरह चल रहे हैं और दूसरी जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं वो वहाँ डिपॉजिट हो जाती हैं और ये डिपोजिशन या हाइपर कोगुलेबिलिटी स्टेज डायबिटीज़ वालों को ज़्यादा ही होती है। तो थोड़ा सा भी अगर प्लेक रप्चर हो गया तो उनका खून गाढ़ा होने की वजह से वो जल्दी से उसके ऊपर अटैच हो जाता है और उस आर्टरी को टोटल बंद भी कर सकता है। तो पहले तो कैलिबर कम हो गया था, अब उसको पूरा रास्ता बंद करने के लिए इसके ऊपर क्लॉट आ गया और एकदम उसने बंद कर दिया। अगर ये बंद कर दिया और हार्ट के अंदर बंद कर दिया, हार्ट की आर्टरी जिसको हम कहते हैं कोरोनरी आर्टरी, तो कोरोनरी आर्टरी को अगर इसने ब्लॉक कर दिया तो हार्ट अटैक हो गया, मसल्स डेड हो जाएगी जो जिसको ये सप्लाई कर रही थी। 3 वेसल्स होती हैं अपने हार्ट के अंदर, जिसको भी इसने बंद किया वो एरिया डेड हो गया। इसी तरह से अगर ये ब्रेन की आर्टरी के अंदर जो है क्लॉट हो जाए या ब्लॉक हो जाए उस आर्टरी को, कोलेस्ट्रॉल के ऊपर क्लॉटिंग हो जाए तो लकवा पैदा कर देता है। और ऐसे कैसे अगर हमारी पैरों की नसों के अंदर ये क्लॉटिंग हो जाए, पहले तो एथेरोस्क्लेरोसिस हुआ, फैट डिपोजिशन हुआ, प्लेक बना, प्लेक थोड़ा सा रप्चर हुआ, क्रैक हो गया, उसके ऊपर क्लॉट जम गया, तो वो जो है उस रास्ते को बिल्कुल बंद कर देगी और पैरों की नसें बंद होने की वजह से गैंग्रीन हो जाती है, पैर काला पड़ जाता है और उसका इलाज काटना पड़ता है, मोस्टली काटना पड़ता है। अगर वो गैंग्रीन बन गया तो उस पोर्शन को हटाना ही पड़ेगा, उसमें पैर कटने की प्रॉब्लम जिसको हम एम्पुटेशन कहते हैं। तो ये तीनों चीज़ें उसके अंदर हो सकती हैं। तो ये समझ में आई हमको कि अगर हमको डायबिटीज़ को रोकना है, अगर हमको हमारी नसों को सही रखना है, ब्रेन की सब नसों को सही रखना है या हार्ट की नसों को सही रखना है या मतलब जो है पैरों की नसों को भी सही रखना है, ये बिग आर्टरीज हैं जिनको हम कहते हैं मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस, क्योंकि मैक्रोवेस्कुलर हैं। जैसे अपने आँखों के अंदर छोटी नसें होती हैं, मैक्रोवेस्कुलर नसें ज़्यादा पहले से इन्वॉल्व हो जाती हैं। अगर शुगर बहुत बढ़ा हुआ होता है तो हार्ट किडनी की कैपिलरीज भी ख़राब हो सकती हैं और आँखों भी खराब की कैपिलरीज भी ख़राब हो सकती हैं, जो कि आज हमारा सब्जेक्ट नहीं है। हमारा सब्जेक्ट है आज हार्ट के ऊपर। तो हार्ट के अंदर हम देखें कि जैसे वो ब्लॉक हो गया तो अब ये ब्लॉकेज धीरे 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 चलने लगता है। जब तक कि डायबिटीज़ कई बार डायग्नोस होती है उस समय तक ये ब्लॉकेज बहुत लेवल पे बढ़ गया होता है और पेशेंट का अगर आप एंजियोग्राफी करके देखें तो उनकी कोरोनरी आर्टरीज नॉर्मल नहीं आएंगी। अभी तक उस पेशेंट को डायबिटीज़ डायग्नोज ही हुई है और उसकी कोरोनरी आर्टरीज ख़राब हो चुकी है। ऐसा कैसा उसके पैरों की नसों में हो सकता है, ऐसा कैसा उसके ब्रेन में भी हो सकता है। तो इसको कहते हैं हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ इक्विवेलेंट। डायबिटीज़ डायग्नोस हुई, साथ साथ हार्ट भी डायग्नोस हो गया। एक पेशेंट को डायबिटीज़ डायग्नोस हुई, न्यूली ऑनसेट डायबिटीज़ है, उसको हम ये कह सकते हैं कि तुम्हें एक हार्ट अटैक तो समझ लो हो चुका है, क्योंकि आपकी आर्टरी जितनी ख़राब हो चुकी होंगी कि आपको हार्ट अटैक हो चुका है। और इसी तरीके से जो 2 तरह के पेशेंट आए जिसको एक डायबिटीज़ नहीं है और हार्ट अटैक है और एक पेशेंट को डायबिटीज़ है, उन दोनों की मॉर्टेलिटी रेट, मृत्यु की दर जो है दोनों की बराबर होगी। आगे जाके दोनों को मृत्यु दर बराबर होगी, जबकि ये पेशेंट को हार्ट अटैक हुआ ही नहीं है, लेकिन इस पेशेंट को शुगर नहीं है लेकिन हार्ट अटैक हो चुका है। अब दोनों को दूसरा हार्ट अटैक होने का चांस बराबर है और दोनों को मरने का चांस भी बराबर, रेट उनकी दोनों का बराबर है। तो इस तरीके से इसको कहते हैं कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ इक्विवेलेंट। तो हमें कब रोकना होगा? इस बीमारी को रोकने के लिए हमें मेटाबॉलिक सिंड्रोम को डायग्नोस किया है, जब तक कि अभी तो पेशेंट डायबिटीज़ में गया नहीं है, अभी तक डायबिटीज़ हुई नहीं है, उसके पहले उससे रोकना होगा।
तो हम हार्ट अटैक और लकवे की प्रॉब्लम को रोक पाएंगे। इस तरीके से हमने देखा कि किस तरह से आर्टरीज ब्लॉक होने लगती हैं और कई बार बिल्कुल ब्लॉक हो जाती हैं और हार्ट अटैक हो जाता है। अब ये देखें हम कि इनको हार्ट की प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है, डायबिटीज़ या प्री डायबिटीज़ के अंदर हार्ट की प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है। पहला तो है उनको हार्ट अटैक या उनको कहें कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, जो अभी तक पूरी ब्लॉक नहीं हुई है तो उनको एंजाइना हो गया या उनको ब्लॉक हो सकता है। अगर पूरा ब्लॉक हो गया तो हार्ट अटैक हो गया, और हार्ट अटैक के अंदर मसल्स डेड हो जाती हैं, वो पोर्शन वीक हो जाता है और कई बार धड़कन वगैरह की गड़बड़ होने की वजह से उसकी सडन मौत भी हो सकती है, वो शॉक में जा सकता है। तो ये कॉम्प्लिकेशंस भी हार्ट वाले पेशेंट्स, डायबिटीज़ वाले पेशेंट को नॉन डायबिटिक के कंपैरिजन में 2 से 3 गुना ज़्यादा होती है। दूसरा प्रॉब्लम आ सकता है उसकी मसल्स के अंदर, जिसको हम कहते हैं कार्डियोमायोपैथी। कार्डियोमायोपैथी के अंदर मसल्स वीक हो जाते हैं और मसल्स वीक होने की वजह से उन पेशेंट्स को जो है हार्ट का पंपिंग गड़बड़ जाता है। तीसरी प्रॉब्लम जो है इनको धड़कन की अनियमितता हो सकती है, जिसको हम कार्डियक एरिथमियास कहते हैं। कार्डियक एरिथमियास की वजह से कई बार हार्ट स्टॉप भी हो जाता है। और चौथी चीज़ है हार्ट फेल्योर, उनका हार्ट का पंपिंग पूरा हो जाता है और पेशेंट जो है थोड़ा ही चलते हैं तो उनको सांस की तकलीफ हो जाती है। कई बार वो सोते हैं तो उनको जो है उठना पड़ता है, बैठे टाइम थोड़ा आराम मिलता है और सोते टाइम उनका हार्ट जो है बराबर पंपिंग नहीं करने की वजह से उनके लंग्स के अंदर पानी भर जाता है और उनको सांस की तकलीफ हो जाती है। ऐसे पेशेंट्स रात को बैठ के गुजारते हैं। अब ये हम करें कि इन पेशेंट को किस तरीके से डायबिटीज़ या प्री डायबिटीज़ की स्टेज में कैसे हम रोकें, इन बीमारियों को, हार्ट की बीमारियों को किस तरह से रोक सकते हैं। तो मैंने पहले भी आपको कहा है कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम की स्टेज में रोकना बेहतर होगा, न कि बाद में। जैसे एक जहरीला पौधा है, उसको हम उखाड़ के जल्दी फेंक सकते हैं, वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम की स्टेज में है तो उस पौधे को हम उखाड़ सकें तो ज़्यादा बेटर होगा। एक पेड़ जो है जहरीला पेड़ बन जाए, अब उसको उखाड़ने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ेगी, उसके अलावा उसको पूरा नहीं उखाड़ पाएंगे क्योंकि उसकी जड़ें बहुत अंदर तक चली गई, उसको जड़ से उखाड़ना मुश्किल होगा। तो इस जहरीले पौधे को जल्दी से जल्दी हम टैकल करेंगे तो इन कॉम्प्लिकेशंस को हम बचा पाएंगे। इनको बचाने के लिए एक फार्मूला है ABCDE ABCDESSS। Number 1 is HbA1c, that is A1c। A means A1c, जो मैंने बताया आपको कि A1c 3 महीने का एवरेज है, तो इसे हमें 7% के अंदर रखना होगा। एल्डरली पर्सनस में इसको 7.5% तक हम रख सकते हैं। तो हर मेटाबॉलिक सिंड्रोम या डायबिटीज़ मेलाइटिस वाले पेशेंट को अपना A1c 7% के अंदर रखना है। नंबर 2, ब्लड प्रेशर, B फॉर ब्लड प्रेशर, A फॉर A1c, B फॉर ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर 140/90 के अंदर रखना है। अच्छा रहे कि ये ब्लड प्रेशर 130/80 रहे, लेकिन 140/90 से ऊपर किसी हालत में नहीं रखना है, अदरवाइज़ ये एक रिस्क फैक्टर हो जाएगा और हार्ट अटैक की चांसेस बढ़ जाएंगे। नंबर 3, कोलेस्ट्रॉल। से बैड कोलेस्ट्रॉल 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के अंदर रखना है, क्योंकि हमने देखा कि जैसे ही डायबिटीज़ डायग्नोस होती है तो वो CAD इक्विवेलेंट कहलाता है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के इक्विवेलेंट कहलाता है। तो समझ लो उसको एक अटैक तो पहले से हो चुका है। तो जिस भी पेशेंट का एक अटैक हो चुका है उसका हम 70 से नीचे रखने की कोशिश करते हैं। तो डायबिटीज़ वाले मरीज़ को भी 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से नीचे अपने बैड कोलेस्ट्रॉल, जिसको LDL कहते हैं, वो रखना होगा। इसको नॉर्मल रखने के लिए हमें स्टेटिन्स देने पड़ते हैं। स्टेटिन्स हर 40 साल से ऊपर वाला अगर कोई पेशेंट को डायबिटीज़ है तो रिकमेंडेशन है, अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन की रिकमेंडेशन है कि चाहे कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हो फिर भी ऐसे पेशेंट जो 40 साल से ऊपर हैं और उनको डायबिटीज़ है, उनको स्टेटिन देना ज़रूरी है। और जिन पेशेंट के अंदर हार्ट की प्रॉब्लम
है उनको 70 मिलीग्राम से नीचे एलडीएल लाना होगा। स्टेटिन्स की मात्रा को इतना बढ़ाना होगा कि वो 70 मिलीग्राम के अंदर आ जाए। और एचडीएल मैंने बताया मेल के अंदर 40 से ऊपर चाहिए और फीमेल के अंदर 50 से ऊपर चाहिए, तब वो उनको हार्ट से प्रोटेक्शन देगा। डी जो है दैट इज़ डाइट। डाइट के बारे में हम जो है मेटाबॉलिक सिंड्रोम को भी कंट्रोल करेंगे और उसको डायबिटीज़ को भी कंट्रोल करेंगे, और हार्ट की प्रॉब्लम हो गई तो उसको इस तरह से डाइट देंगे ताकि उनका हार्ट का प्रॉब्लम भी कंट्रोल हो। तो बड़ी बड़ी चीज़ें ये हैं कि कार्बोहाइड्रेट, जैसे हर खाने के अंदर 3 तरह की चीज़ें होती हैं मिनरल्स के अलावा, ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। तो कार्बोहाइड्रेट 40 से 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होगा तो इंसुलिन की मात्रा भी ज़्यादा चाहिए, तो कंट्रोल भी शुगर का भी बिगड़ेगा और उसका मोटापा भी बढ़ेगा, क्योंकि हमें इसका वज़न भी कम करना है। उन्होंने बताया कि एब्डोमिनल गर्थ इनकी 90 सेंटीमीटर इन मेल एंड 80 सेंटीमीटर इन फीमेल रखना है। तो उनका वेट अगर नॉर्मल नहीं होगा तो एब्डोमिनल गर्थ भी मेंटेन नहीं कर सकेंगे। और इनको प्रोटीन की क्वांटिटी कुछ ज़्यादा देनी होगी। अगर उनको किडनी फेलियर नहीं है तो उनको प्रोटीन की क्वांटिटी को बढ़ाना होगा और सैचुरेटेड फैट की क्वांटिटी को कम करना होगा, जिसको हम कहते हैं घी या जो है सैचुरेटेड फैट, जिनको जो वाइट होते हैं और रूम टेम्परेचर के ऊपर वो सॉलिड होते हैं, उनको कहते हैं सैचुरेटेड फैट कम करना होगा। और इसके अलावा अल्कोहल की क्वांटिटी को बंद करना होगा, क्योंकि इससे जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ता है, ट्राइग्लिसराइड भी बढ़ता है, बॉडी में वेट भी बढ़ता है, तो ये आगे जाके हार्म ही करता है। और ई है जो हमारा एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज के अंदर जो है एरोबिक एक्सरसाइज, एनोरोबिक एक्सरसाइज दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। एरोबिक में जैसे हम जॉगिंग है, वॉकिंग है, जंपिंग है, ये चीज़ें करेंगे तो मतलब जो है इसमें बेटर रिजल्ट आएंगे। और 30 मिनट्स पर डे कम से कम जो है लोगों को एक्सरसाइज करना चाहिए, एटलीस्ट 5 डेज इन ए वीक। इससे 150 मिनट्स पर वीक एरोबिक एक्सरसाइज ज़रूरी है, 20 मिनट्स एनारोबिक एक्सरसाइज ज़रूरी है, जैसे डंबल कर सकते हैं, स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, पुशअप कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है 3 एस के बारे में डिस्कस करें अपन। स्लीप जो है वो इम्पॉर्टेंट है, आदमी को जो है एडिक्वेट स्लीप होनी चाहिए और गुड क्वालिटी स्लीप होनी चाहिए। स्ट्रेस, सेकंड थिंग इज स्ट्रेस जो है वो कम होगा तो डायबिटीज़ में भी फ़र्क होगा और हार्ट की प्रॉब्लम में भी फ़र्क पड़ेगा। जो लोग टेंशन में रहते हैं उनके अंदर हार्ट की प्रॉब्लम भी ज़्यादा है, ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा है, कोलेस्ट्रॉल भी ज़्यादा है, उनका वेट भी ज़्यादा है और उनको डायबिटीज़ भी ज़्यादा है। तीसरी जो है स्मोकिंग जो है टोटल बंद करना होगा, क्योंकि स्मोकिंग या तंबाकू के कोई भी तरीके वो सारे इसमें बीमारी के अंदर अवॉइड करने होंगे, नहीं तो वो हार्ट अटैक, लकवे की बीमारी, गैंग्रीन की बीमारी, इनसे नहीं बच सकता। इवन आँखों के अंदर जो किडनी के प्रॉब्लम जो है, जिसमें कैपिलरी डिजीज़ होती है, माइक्रोवेस्कुलर डिजीज़ है, उनके अंदर भी स्मोकिंग और तंबाकू का टोटल बना है। इस तरह से हमने देखा कि A, B, C, D, E और ट्रिपल S, स्ट्रेस, स्लीप एंड स्मोकिंग, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने से हम मतलब जो है हार्ट अटैक की प्रॉब्लम से बचाव कर सकते हैं। अब अगर समझ लो किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हो गई तो उसके लिए अपन इमीडिएट क्या करें। जैसे पहले मैंने बताया कि मोस्टली ये लोग साइलेंट अटैक के शिकार होते हैं, डायबिटीज़ वाले मरीज़, कि उनके अंदर नर्व्स की प्रॉब्लम आ जाती है, वो पेन को परसीव नहीं कर सकते। और ऐसे पेशेंट ज़्यादा करके घबराहट या पेट के ऊपरी हिस्से के अंदर दर्द या छाती के अंदर जो है भारीपन या एक हाथ के अंदर भारीपन, या वो सीधे शॉक में चले जाते हैं, उनका ब्लड प्रेशर बिल्कुल लो हो जाता है, या उनकी पल्स जो है इरेगुलर हो जाती है, या उनको सिर्फ सांस की तकलीफ हो जाती है, हार्ट फेल में चले जाते हैं। तो ऐसे पेशेंट को डायग्नोस करना बहुत ज़रूरी है, जिससे हमको मालूम हो कि ये पेशेंट मतलब हार्ट का है, तो ही हम आगे का काम कर सकेंगे। किसी भी पेशेंट को अचानक घबराहट हो जाती है तो हम ये मान के चलें कि उसको या तो उसका शुगर लो हो गया है
अगर वो शुगर की दवाएं खा रहा है, शुगर का पेशेंट है, शुगर की दवाएं खा रहा है, तो उसको लो भी हो सकता है शुगर, तो उसके अंदर भी घबराहट हो सकती है, उसको भी बेचैनी हो सकती है। तो हमें हमेशा घर के अंदर एक ग्लूकोमीटर रखना चाहिए। ऐसे पेशेंट का जल्दी से जल्दी उसको पहले ब्लड शुगर चेक करना चाहिए। ये देखा हमने कि उसको ब्लड शुगर तो नॉर्मल है, तो इसका मतलब इसको हार्ट की प्रॉब्लम हो गई है। और उस पेशेंट को एक टैबलेट डिस्प्रिन, जो एस्पिरिन है 325 मिलीग्राम की एस्पिरिन, उसको जल्दी से जल्दी चूसने के लिए दे देनी चाहिए। और एक टैबलेट होती है आइसोसॉर्बिड आइनाइट्रेट, आइसोडिल के नाम से आती है, उसको भी एक गोली जीभ के नीचे रखनी चाहिए और इमीडिएटली ऐसे पेशेंट को शिफ्ट कर लेना चाहिए, ताकि मतलब जो है वो फिजिशियन उसको चेक करे। ऐसी जगह शिफ्ट करना चाहिए जहाँ फिजिशियन की फैसिलिटी अवेलेबल हो, ईसीजी की फैसिलिटी अवेलेबल हो, और उस पेशेंट को वो फिजिशियन अपने देखने के बाद में देखेगा कि उसको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो गई है, तो उसको कई तरह की ड्रग्स दी जाती है जिससे मतलब उसको नॉर्मल आ जाए। इसके अंदर एक चीज़ और देखेंगे, इस एस्पिरिन जो है, जिन पेशेंट को 60 साल से ऊपर हैं और डायबिटीज़ है, उनको एस्पिरिन की गोली पहले से ही लेते रहना चाहिए। 75 मिलीग्राम एस्पिरिन की गोली डेली उनको लेनी चाहिए। और हार्ट अटैक हो गया या हार्ट अटैक की प्रॉब्लम, जैसे उनको दर्द महसूस हुआ या दर्द नहीं महसूस हुआ, दूसरी चीज़ें एटिपिकल सिम्टम्स महसूस हुए, तब 325 मिलीग्राम की गोली उनको जबान के नीचे जल्दी से जल्दी रख देनी चाहिए और जल्दी से जल्दी उन पेशेंट को शिफ्ट कर लेना चाहिए, ट्रांसफ़र कर देना चाहिए। तो अब हम समराइज़ करें कि हार्ट अटैक का पेशेंट और हार्ट अटैक और डायबिटीज़ को क्या हम रिवर्स कर सकते हैं, या क्या क्या हम इनको रोक सकते हैं, क्या इनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं? तो आंसर जो है यस। हमें ध्यान देना होगा उसके वज़न के ऊपर, उसका वज़न ना बढ़े, उसका रिस्क फैक्टर्स, जैसे मैंने बताया कोलेस्ट्रॉल है, ब्लड प्रेशर है, स्मोकिंग है, इन चीज़ों के रिस्क फैक्टर्स को रिमूव किया जाए। और ABCD, E और ट्रिपल एस, इन चीज़ों को हमेशा ध्यान में रखा जाए। A1C नॉर्मल रखा जाए, ब्लड प्रेशर नॉर्मल रखा जाए, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल रखा जाए, और उनका डाइट जो है परहेज़ के अनुसार चला जाए, और स्मोकिंग न करें, वो स्ट्रेस न करें, और स्लीप एडिक्वेट लें, और एस्पिरिन की गोली एक लेते रहें। अगर उनका वज़न उनका एज 60 से ऊपर है तो ज़रूर लें, या डायबिटीज़ के साथ उनको ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल है तो उनको भी, कम एज वालों को भी एस्पिरिन ले सकते हैं और लेने से बचाव होता है। थैंक यू वेरी मच।